यहाँ पर लगभग किसान नेता या किसान प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। मोदी सरकार की जो गौशाला है वो सेवा की गौशाला, सुशासन की गौशाला और गरीब कल्याण की गौशाला। जब मैं कहता हूँ कि ये सेवा की गौशाला, तो एक बात जो सभी वक्ताओं ने कही है, एक समय था देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हम 1 रुपया बेचते हैं और 15 पैसा गरीब आदमी के पास पहुंचता है। लेकिन मोदी जब से आए तो उन्होंने तय कर दिया कि हम 1 रुपया भेजेंगे तो पूरा 1 रुपया पहुंचेगा, बिचौलिया खा नहीं सकता। ध्यान नहीं जाता जो चीज जिसको मैं जब बहुत बेहतरीन मानता हूँ, मैं पिछले 3 दशक से संसद को देख रहा हूँ, सरकारों को देख रहा हूँ। 30 साल से ज्यादा का मेरा संसदीय कार्यकाल है, तो मैं जो फर्क देख रहा हूँ वो कार्यप्रणाली का फर्क। आप जरा इस तरह से उल्टा सोचिए, यदि जनधन के खाते ना खुले होते तो क्या कोरोना की बीमारी में किसी गरीब आदमी को धन पहुंचाया जा सकता है? बेटा अपने पिता के साथ अंत्येष्टि में जाने के लिए तैयार नहीं था। अगर जनधन के खाते ना खुले होते तो क्या गरीब आदमी के खाते में पैसा पहुंच सकता? ये दूरदर्शिता है। हम योजनाओं का नाम लगाते, लेकिन मैं आपको कहता हूं जरा दूसरे नजरिए से सोचिए। मोदी सरकार की प्रत्येक योजना मातृशक्ति के सम्मान की योजना है। प्रधानमंत्री आवास कभी किसी कोई अपने घर परिवार में पत्नी के नाम पर नहीं करता था, लेकिन 3.5 करोड़ मकान बने प्रधानमंत्री आवास के, उसमें 2 करोड़ मातृशक्ति के नाम पर है। ये मोदी सरकार 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। शौचालय किसके सम्मान के? 12 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच गया। पानी लाने का काम कौन करता है? हमको थोड़ा नजरिया बदलना होगा कि योजना के पीछे मंशा क्या है, किसके सम्मान की चिंता हो रही। और यदि आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से करोड़ों महिलाएं, हम अपना रोजमर्रा का काम तो करते ही थे, ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी पावर नहीं बना था तो मैं फूड प्रोसेसिंग का मंत्री हूँ। आज की तारीख में जो आंकड़ा हमारे पास है, लगभग 24 लाख लोग फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 24 लाख कौन लोग? तो 24 लाख में 99% मातृशक्ति है, महिलाएं। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। हम अपने घर के लिए बना देते हैं, थोड़ा बहुत किसी और के लिए बना देते हैं। लेकिन आज भी वही सेल्फ हेल्प ग्रुप जो उन्हें बनाने का काम शुरू किया, तो आज सिर्फ देश में नहीं, सिर्फ राज्य में नहीं, महाराष्ट्र राज्य का सेल्फ हेल्प ग्रुप देश के अंदर राज्यों में अपना सामान पहुंचा रहा है, देश के बाहर अपना सामान पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 पिछले बजट के पहले घोषणा की थी कि 24 लाख में से 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में जिसमें महिलाएं, उनको छांटो और उनको इस बात की गारंटी दो कि हम तकनीक भी देंगे और पैसा भी देंगे, और उसके लिए 5,000 करोड़ रुपया रखा है कि हम सिर्फ उन्हीं को देंगे ताकि वो अपने कामकाज को संभाल सकें। मुझे लगता है कि इन चीजों को देखने की जरूरत है। लाभार्थी तो मैं आप सबसे कहता हूँ, अगर राम जन्मभूमि में राम जी का मंदिर बन रहा है तो देश का कोई व्यक्ति है जो कहेगा कि मैं लाभार्थी नहीं। 450 साल में हमने 4 लाख से ज्यादा बलिदान दिए। हम भाग्यशाली हैं जो वर्तमान भारत में जो देखेंगे अपनी आंखों से कि दिसंबर या जनवरी 24 को जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे तो सिर्फ मूर्ति स्थापित नहीं होगी, तो 4.5 लाख बलिदानियों को श्रद्धांजलि होगी। तो 4.5 साल में पूरी लड़ाई के लिए, सम्मान के लिए अपने आप अपने जीवन को करके आज हम सड़कों पर चलते हैं। सड़कों के माध्यम से किसी को इतराज नहीं है, हमारे विरोधी भी आलोचना नहीं कर पाते। लोग नितिन गडकरी का नाम लेते हैं और पूरे देश में ऐसा नहीं कोई बचाव, हम पहाड़ पर चले जाएं, हम वनस्थल में चले जाएं, हम उत्तर भारत में चले जाएं, कोई जगह शेष नहीं। ये है बदलाव। बदलाव का मतलब है कि सड़क पर तो हर
तो लाभार्थी तो वो भी हुआ। पहले आप जो सड़कों पे चलते थे और आज आप लोग सड़कों पे चल रहे हैं। मैं आगे तो ध्यान दे सकता हूँ, देश की आजादी में 75 साल होने के पहले 2014 तक, जब तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं बने थे, इस देश में कुल 74 एयरपोर्ट थे और 14 से लेकर इन 9 सालों में 74 और नए बन गए। इससे और क्या बदलाव है कि आप 70 साल में 74 एयरपोर्ट बनाते हैं और एक देश का प्रधानमंत्री आता है और वो 74 को 9 साल में बनाकर देश को समर्पण कर देता है। तो बदलाव तो दिखता है, बदलाव देश के बाहर भी दिख रहा है। जो लोग विदेश जाते थे उनका सम्मान कितना था। आज आपका भी कोई बेटा, कोई बच्चे, रिश्तेदार, दूर दराज के लोग होंगे, उनसे जरा पूछिए, ये तकमा हम देने वाले कोई नहीं होते। लेकिन ये बदलाव उनसे पूछिए जो पहले से देश के बाहर रह रहे थे, तब उनका क्या सम्मान था। और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज उनके सम्मान में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये सब कर रहा है। आज हम किसान की बात करते हैं, हमको प्याज का क्या मिला है। मैं तकनीक की बात कर रहा हूँ। आज हमारे सामने संकट कहाँ है? संकट अभी भी जब सबसे पहले प्याज के बारे में कि फूड प्रोसेसिंग का काम ही है। मेरे मंत्रालय का काम क्या है? मेरे मंत्रालय का काम यही है, फल हो, सब्जियां हो या फिर समुद्री उत्पाद हो, जो चीजें जल्दी सड़ जाती है, अगर हमको उसकी अवधि बढ़ा दी तो किसान का भी भला होगा, व्यापारी का भी भला होगा और देश का भला होगा। यदि वो सड़ने के नहीं सड़ेगी, किसी की तो काम आएगी, कहीं तो पहुंचेगी। प्याज के मामले में तकनीक हमारे पास है, वितरण की तकनीक है, मुंबई में भी है, नासिक में भी है, मध्य प्रदेश के विकास में। लेकिन चुनौती कहाँ है? तकनीक बड़ी साफ है कि अगर उससे हम प्रोसेस करके प्याज को निकाल दें तो 8 से 9 महीने तक प्याज उगेगी नहीं। अगर 27 डिग्री के टेम्परेचर पर आपने उसको मेंटेन रखा तो नुकसान 2 से 3% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक दुविधा है दिमाग में कि साहब हम प्रोसेस करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मतलब कोई हमें रोग हो जाएगा। ये जो साइकोलॉजी है इसने आपको परेशान किया है। लेकिन मैं किसान मित्रों से कहता हूँ, जब आप देश के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं प्याज का, तो एयरपोर्ट से उतरते ही सबसे पहले उसी पैटर्न में प्रोसेस होती है और दुनिया के बाजार में हो जाती है, तब किसी को बीमारी नहीं होती। लेकिन हिंदुस्तान में जानबूझकर मानस बिगाड़ा गया, यदि वितरण की पद्धति से प्याज को प्रोसेस किया जाएगा तो बीमारी का कारण बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मंत्री होने के नाते बहुत जल्दी सरकार अपनी एडवाइजरी जारी करेगी कि इससे कोई नुकसान नहीं है, किसान प्रोसेस कराए और जब उसको उचित दाम मिले तो उसके बाद वो बेचे। ये रास्ता निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं लगती, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। और इससे मुझे लगता है कि हम इन चीजों को कई बार देखते हैं कि साहब तो बाजार है, एक बात जरूर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट भारत सरकार ने तय किया, जहाँ पर जो चीज ज्यादा पैदा होती है उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में दिया गया है। इंडस्ट्री भी लगेगी तो उसी की लगेगी। अन्यथा होता है कि किसान कहीं टमाटर पैदा करता है और प्रोसेस का यूनिट वहाँ होता नहीं और वो माटी बोल बिकता है, वो किसान बर्बाद हो जाता है। वो स्थिति प्याज के साथ भी है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसको करने के लिए सरकार ने बाकायदा अपना मानस बनाया है। और मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में अगर कोई चीज देखनी है तो मैं 1 घंटे में तो अपनी बातें शायद पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर स्लाइड चल रही होती तो आसानी के साथ में आप समझ पाते और आप तुलना कर पाते। तो मैं सिर्फ एक ही अपने से जुड़ी चीजें मैं आपको कहता हूँ, और शायद ये चीजें आपको आंकड़े के रूप में ध्यान में होंगी तो आपको लगेगा कि ये सरकार कैसा सोचती है। और वो आंकड़ा है हमारे और आपके रोजमर्रा की चीजों का, जिसको आप दिन रात सुनते हैं, लेकिन ये आंकड़ा कभी आपके ध्यान में नहीं आया होगा कि ऐसे भी होता है। इस देश में अभी तक 12 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 तक देश के हर परिवार को पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पीने का पानी पहुंचना चाहिए। और मैं उसी विभाग का मंत्री हूँ, ये काम मेरे पास है। और आज से 7 दिन पहले 12 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच गया और मैं मानता हूँ कि ये बड़ी सफलता है। दूसरी बात होती है कि 9.6 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन, 12 करोड़ को पानी, 9.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को गैस कनेक्शन। तीसरा आंकड़ा है कि 11 करोड़ 72 लाख शौचालय, यानी लगभग 12 करोड़ परिवारों के पास में सरकार ने शौचालय बनाकर इन 9 सालों के लिए और 3.5 करोड़ आवास दिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ
कि ये आंकड़ा छोटा आंकड़ा है। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री ने यही तो कहा है कि देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए, ये मामूली समय नहीं है। जब देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे तब भारत कैसे होगा। ये रोडमैप किस आधार पर चलना होगा। 5 साल के आधार पर देश का विचार नहीं हो सकता, आपको 25 साल के आधार पर सोचना होगा। जो कि एक आंकड़ा और दे रहा हूं जो आपको चिंता में भी डालेगा। हम एक तरफ 12 करोड़ लोगों को, परिवारों को पानी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि भारत ऐसा देश है जहां पर दुनिया की आबादी का 18% मनुष्य रहता है। पूरी दुनिया की जितनी आबादी है उसकी 18% आबादी भारत की आबादी है। वो दुनिया में जितना पीने का पानी है उसका कुल 4% भारत के पास है। आबादी 18% है, वो पीने का पानी 4% है। हर घर में जब आप पाइपलाइन से पानी पहुंचाएंगे तो लोग अगर संयम का परिचय नहीं लेंगे तो क्या आने वाली पीढ़ी को आप शुद्ध पानी पिला पाएंगे? चीजें यही खत्म नहीं हो रही है। जब वो चीजें मिल गई तो संजय भाई कह रहे थे कि उनको मिल गया और हम भूल गए, इससे काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति नहीं है, ये देश को बनाने की राजनीति है कि आने वाली पीढ़ी मुझसे बेहतर जीवन जिएगी या मुझसे खराब जीवन जिएगी। हम जीवन में जितनी भी तपस्या करते हैं, जितना भी परिश्रम करते हैं, जितना भी धन कमाते हैं, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। लेकिन उन बच्चों के लिए शुद्ध हवा बचेगी, उन बच्चों के लिए शुद्ध पानी मिलेगा, उन बच्चों को रहने के लिए जगह रहेगी। बढ़ती हुई आबादी के सामने आप साम्राज्यवादी चीन नहीं है कि दूसरे के देश पर कब्जा करके अपनी आबादी का का रास्ता खोल देंगे। आपको इसी जमीन में, इसी संसाधन में, इसी स्रोतों के आधार पर अपने आने वाले बच्चों का भविष्य देखना होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि चीजें सिर्फ ले ली मिल गई इसलिए हम खुश हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हम उस लाभार्थी तरह भी सोचे कि मैं तो अच्छा महसूस करता हूँ लेकिन मेरा पड़ोसी भी अच्छा महसूस करता है क्योंकि सड़क अच्छी बनी है। मैं महसूस करता हूँ कि मेरे घर में पानी है लेकिन मेरे पड़ोसी घर में भी शुद्ध पानी है, मैं ठीक महसूस करता हूँ। और मुझे लगता है कि यही मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा परिवार, मेरा गांव, फिर मेरा राज्य, फिर मेरा देश, और हम तो कहते हैं पूरी दुनिया खुश होनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय, यदि भारत के पास में पानी की समस्या का समाधान होगा तो दुनिया के पास होगा। जब 18% आबादी का भारत 4% पानी की उपलब्धता में अपने आप को समाधान देखेगा तो दुनिया को समाधान मिल ही जाएगा। और मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र जैसी सरकार ने, जैसे वेस्टर्न घाट में खड़े इतना पानी गिरता है, वो कहीं 60 किलोमीटर में, कहीं 100 किलोमीटर में जाकर समुद्र में चला जाता है। और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट के दूसरी तरफ हम एक बूंद पानी को तरसते हैं। लेकिन सरकार ने फैसला किया कि वेस्टर्न घाट के पानी को 500 किलोमीटर टनल और नहर बनाकर हम नासिक की तरफ ले जाएंगे और अपने किसान की खेत की प्यास को बुझाएंगे। ये है रास्ता। हमने वेस्टर्न मिशन के बीच 5 योजनाओं को घोषित किया है बजट के भीतर। इसमें पहली योजना मूर्त रूप ले रही है केन और बेतवा। जब हमें इंटरलिंकेड रिवर सिस्टम की बात करते हैं, नदियों को जोड़ने की बात करते हैं, तो नदियों को जोड़ने के लिए 2 राज्यों की सहमति चाहिए। ऐसी ही एक योजना है जो 5 राज्यों में जाएगी। नेपाल की एक नदी है जिसका पानी गुजरात तक आएगा, उत्तर प्रदेश से जाएगी, उत्तराखंड से जाएगी, हरियाणा से जाएगी, उसके बाद राजस्थान जाएगी और राजस्थान से गुजरात जाएगी। सरकार हाथ का हाथ रखनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि शुद्ध पानी हमारे तालाबों में, हमारे बाउंड्रियों में और हमारे जमीन के भीतर हो, हमारे खेत में हो, ताकि हम आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कर सके। चीजें यही रुकेगी नहीं। जब हमें जल सुविधाएं मिलती है तो उनकी आवश्यकता भी आपकी बढ़ती जाती है। यदि पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचता है तो आप कितना पानी खर्च करते हो उसका अंदाजा अपने घर से लगा लीजिए। जब दूर खेत किसी कुएं से पानी लाना पड़ता था तो हम 4 बर्तन में पानी रखकर दिन का गुजारा कर लेते थे, लेकिन जैसे ही नल से पानी आता है तो 4 बर्तन का पानी तो नाली में बहाने के लिए तैयार है, टोटी लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये सच्चाई नहीं है? और इसलिए पीने वाला पानी अगर शौचालय में जाता है तो देश के साथ में अन्याय है। अगर पीने वाला पानी नालियों से बह जाए तो फिर आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय है। तो चीजें यही रुकती नहीं। हम सिर्फ लाभार्थी नहीं है, हम भारत माता के सच्चे सपूत है जो एक बेहतर जिंदगी दिलाने वाले किसी सरकार के हिस्से के रूप में है। और इसलिए मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि लाभार्थी व्यक्तिगत कोई नहीं होता,
कि साहब मुझे ये मिल गया, वो मिला आपको। ये मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो तो कहते हैं। उन्हें देते समय ये तो नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों को मिलेगा, जिसने उनको वोट दिया उसको मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा हर व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को मिलेगा जिसको जरूरत है। और इसलिए हमें भेदभाव नहीं किया। एक मानवता के आधार पर जरूरतमंद को जो मिलना चाहिए वो देने का हमने काम किया है। और इसलिए ये जरूर मैं कहूँगा, एक बार पलट कर जरूर देखना चाहिए कि हम सरकारें चुनते हैं, लेकिन सरकारें लालच से चुने या फिर हम न्याय के आधार पर सरकारों को चुने। मौके मिलने चाहिए। अभी तो चुनाव नहीं है, चुनाव को समय है, लेकिन हम आपसे विनती करने के लिए आए कि हमारे 9 साल के कामकाज का मूल्यांकन जरूर करें। मूल्यांकन करने के बाद जो आप फैसला करेंगे, जनता जनार्दन का फैसला, भगवान का फैसला होता है। ये हमेशा से हम मानते रहे। हम कभी चुनाव में हारकर ईवीएम मशीन को दोष देने वाले लोग नहीं है। सिर झुकाकर जनादेश को स्वीकार करते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ देश का ऐसा यशस्वी नेतृत्व जिसने दुनिया में भारत की शान और उसकी आन बान शान को ऊंचाई में दी है। एक वर्ग को जिसने सुविधाएं देने का काम किया है, उसके वो आपका आशीर्वाद मिलेगा। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। घोलप सेल्स एंड मशीनरी, कडबाकुट्टी, पीव्हीसी पाईप, जीआय पाईप, मल्चिंग पेपर, पिठाची गिरणी, रेन पाईप, सिमेंट पाईप, एचडीपी पाईप, राईस हॉलर, स्प्रिंकलर, प्लास्टिक क्रेट, सिमेंट चेंबर, बॅटरी पंप, ठिबक पाईप, पॅकेजिंग मटेरियल, सर्वो वॉल, पेट्रोल पंप, प्लंबिंग मटेरियल, गार्डन पाईप, एसटीपी पंप यासह सर्व प्रकारचे कृषी पंप आणि मोटार तसेच नळ पाणी पुरवठा योजनेचे साहित्य मिळण्याचं एकमेव ठिकाण घोलप सेल्स अँड मशिनरीज। त्यासोबतच पंचायत समिती कृषी विभाग यांच्या अनुदानास पात्र असलेले सर्व साहित्य, टेस्ट रिपोर्ट व जीएसटी बिलासहित मिळण्याचं हे एकमेव ठिकाण पंचायत समितीपासून अगदीच 2 मिनिटाच्या अंतरावर। अनुदानास पात्र असणारे साहित्य 5 HP पानगुडी मोटर पंप, 3 HP पानगुडी मोटर पंप, ताडपत्री, प्लास्टिक क्रेट्स, पीव्हीसी पाईप, राईस हॉलर, कडबाकुट्टी, बॅटरी पंप, सरी रेझर, एचडीपी पाईप हे सर्व वस्तू मिळण्याचं एकमेव ठिकाण घोलप सेल्स अँड मशिनरीज। आमचा पत्ता शंकरराव बुट्टे पाटील मैदानासमोर, जुन्नर ओतूर रोड, जुन्नर, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे। संपर्क क्रमांक 7620 95 19 51 तसेच 7720 95 19 51। सर्व शेतकरी बांधवांनी एक वेळ अवश्य भेट द्या घोलप सेल्स अँड मशिनरीज। प्रोप्रायटर अशोक भगवंतराव घोलप। एकदा अवश्य भेट द्या।